झारखंड में चंपाई सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार आज झारखंड पहुंच रहे हैं। इस दौरान दिन के 11 बजे धनबाद बरवा हवाई अड्डे में आयोजित भाजपा के जनसभा कार्यक्रम को वह संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ कोडरमा, गिरिडीह एवं धनबाद लोकसभा के लाखों लाख की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता व समर्थक शामिल होंगे। 13,664 करोड़ की रेल परियोजनाओं के शिलान्यास के साथ ही 3,200 करोड़ की लागत से बनी टोरी शिवपुर प्रथम और द्वितीय तथा बिराटोली शिवपुरी तीसरी लाइन को देश को समर्पित भी करेंगे। रेलवे के साथ साथ कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री देवघर से डिब्रूगढ़ के नई एक्सप्रेस ट्रेन और टाटा से बादाम पहाड़ के बीच नई मेमू ट्रेन के साथ धनबाद रेल मंडल के शिवपुर से खुलने वाली लॉन्ग हाल माल गाड़ी की हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हर महीने के पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों का अपडेट किया जाता है। आज भी देश भर में सिलेंडर के नए दाम जारी हो गए। तेल कंपनियों के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25.50 रुपये की वृद्धि की है। नई कीमतें आज से लागू हो गई है। आज से अब नई दिल्ली में 19 किलो सिलेंडर 1,769.50 रुपये का मिलेगा। एक बार फिर से तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। इस बार कमर्शियल सिलेंडर में 25.50 रुपये की वृद्धि हुई है। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। राजधानी दिल्ली में अब 19 किलो वाला गैस सिलेंडर 1759.50 रुपये का मिलेगा। कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 24 रुपये का इजाफा हुआ है, जबकि चेन्नई में 23.50 रुपये बढ़ गए हैं। एलपीजी के नए रेट आज से देश के सभी शहर में लागू हो गए हैं। तेल कंपनियों ने केवल कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया है, जबकि घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आखिरी बार घरेलू सिलेंडर के रेट अगस्त में बदले गए थे। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024 से लेकर 2025 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 प्रति कुंतल निर्धारित किया है। गेहूं का मूल्य भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से 48 घंटे के अंदर सीधे आप लोगों के आधार लिंक खाते में करने की व्यवस्था की गई है। मुझे प्रसन्नता है कि बटाईदार किसान भी इस वर्ष पंजीकरण कराकर अपने गेहूं की बिक्री कर सकेंगे। 1 मार्च यानी कल से 15 जून 2024 तक गेहूं खरीद के दौरान आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, यह हमारी प्राथमिक वरीयता है। आप सभी की समृद्धि और खुशहाली डबल इंजन सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार किसानों को एक बड़ी राहत देने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह ऐलान किया है कि गेहूं की खरीद पर एमएसपी को 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया जा रहा है। अब यूपी सरकार 2,275 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों से गेहूं की खरीद करेगी। यह नई दरें बाज यानी आज 1 मार्च से लागू हो जाएगी। बताया गया कि योगी सरकार द्वारा इस एमएसपी पर गेहूं की खरीद 1 मार्च से 15 जून के बीच रहेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीबीआई से सवाल किया है। उन्होंने पूछा कि नोटिस चुनाव से पहले ही क्यों भेजा गया। उन्होंने पत्र में लिखा है कि लखनऊ आकर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान ले लीजिए, जांच में पूरा सहयोग करेंगे। बता दें कि सीबीआई ने अखिलेश यादव को बतौर गवाह बुलाया है, इसलिए वह लखनऊ में आकर पूछताछ कर सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बयान दर्ज होना मुश्किल माना जा रहा है। जानकारों की माने तो सीबीआई अखिलेश को 15 दिन बाद फिर से नोटिस देकर तलब कर सकती है। इसके बावजूद यदि वह दिल्ली जाकर जांच एजेंसी को अपना बयान नहीं देते हैं तो जांच अधिकारी लखनऊ आकर उनका बयान दर्ज कर सकता है। उनके बयान में अगर सीबीआई को कोई नया तथ्य हाथ लगा तो इस मामले की जांच नया मोड़ ले सकती है। सूत्रों की माने तो अखिलेश खनन पट्टों के आवंटन को लेकर पंचम तल पर किए गए फैसलों के बारे में सवाल पूछे जाने हैं। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बताया कि उनकी पार्टी प्रदेश में अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रदेश में ऐसी सीटों पर लड़ने की बात कही गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रस्ताव भेज दिया गया है। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद प्रत्याशियों के चयन का काम शुरू हो जाएगा। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बताया कि उनकी पार्टी प्रदेश में अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रदेश में ऐसी 20 सीटों पर लड़ने की बात
कही गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रस्ताव भेज दिया गया है। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद प्रत्याशियों के चयन का काम शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भी एआईएमआईएम के प्रदेश की 95 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा था। उसे एक भी सीट ना मिले हो, किंतु 2.01% मत लेने की सफलता जरूर मिली थी। उस समय ओवैसी प्रचार के लिए कई जिलों में आए थे। ओवैसी के मैदान में उतरने से अल्पसंख्यक वोटों का न सिर्फ बिखराव होता है, जबकि इसका शिक्षा नुकसान सपा को होता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गुरुवार देर रात बड़ा हादसा देखने को मिला। इस दौरान यहां राजधानी ढाका में 7 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। इस आग में जलने के कारण 43 लोगों की मौत हो गई है। दर्जनों लोग इससे घायल हो गए हैं। बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री समतलाल सेन ने ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल और निकटवर्ती बर्न अस्पताल का दौरा करने के बाद बताया कि आग से अब तक 43 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक शहर के मुख्य अस्पताल में लगभग 40 घायलों को भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज किया जा रहा है। साथ ही मरने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य मंत्री समतलाल के मुताबिक ढाका के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 33 लोगों की मौत हो गई। वहीं शेख हसीना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी अस्पताल में 10 लोगों की मौत हो गई। वहां डॉक्टरों का कहना है कि कई शव बुरी तरह से जल गए हैं और उनका पहचान कर पाना मुश्किल है। वहीं मृतकों के अखंडे के बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पहली इमारत पर आग लगने के बाद लोग डर के मारे ऊपरी मंजिल की तरफ भागने लगे। हालांकि जब आग ऊपरी मंजिल तक फैल गई तो लोगों के पास बचने का विकल्प नहीं था। ऐसे में कई लोगों की मौत हो गई। वहीं बाद में दमकल विभाग की गाड़ियों ने लोगों को सारिया के इस्तेमाल कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 29 फरवरी को कहा कि लगभग 20 भारतीय वर्तमान में रूस में फंसे हुए हैं और भारत उनकी शीघ्र रिहाई के लिए मॉस्को की संपर्क में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारतीय नागरिकों को युद्ध क्षेत्र में ना जाने या कठिन परिस्थितियों में ना फंसने की चेतावनी भी दोहराई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हमें पता है कि करीब 20 लोग फंसे हुए हैं। हम उन्हें जल्द से जल्द छुट्टी दिलाने के लिए अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने 2 बयान जारी किया है जो आपने देखे हैं। हमने लोगों से यह भी कहा है कि वे वृद्धि में शामिल न हो जो या कठिन परिस्थितियों में फंसे जाते हैं। हम यहाँ नई दिल्ली और दोनों जगहों पर रूसी अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में हैं। 20 odd people are stuck. We are trying our level best for their early discharge. We have issued 2 statements which you saw. We've also told people not to venture in the war zone or get caught into situations which are difficult. We are trying our best and we are in regular touch with Russian authorities, both here in New Delhi and also in Moscow. Sir, your statement about the Indians who had gone to Russia and stuck there fighting on the Russia-Ukraine war front, you had said that several have been discharged. So do you have a number of how many Indians are stuck there and how many have been discharged and MEA helped them coming back? Okay, we have an understanding something like 20 odd people are stuck. We are trying our level best for their early discharge. We have issued 2 statements which you saw. We've also told people not to venture in the war zone or get caught into situations which are difficult. So that is where it is. We are trying our best and we are in regular touch with Russian authorities, both here in New Delhi and also in Moscow. को लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन का संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बसपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इसे कमजोर बताया। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए दावा किया कि बसपा युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के अपने वादों को केवल बखान करती है, लेकिन उसे पूरा नहीं करती। बीजेपी कमजोर है। एक ऐसी सरकार जिसने वादा किया था कि 60 लाख छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करके एक रिकॉर्ड स्थापित करेंगे और
सभी को अच्छी नौकरियां प्रदान करेंगे। उन्होंने यह भी वादा किया कि पुलिस भर्ती परीक्षा निष्पक्ष रूप से आयोजित की जाएगी। आज हम पेपर लीक के मामले में देख रहे हैं, बसपा का इरादा हमारे युवाओं का रोजगार देना नहीं है। पार्टी कमजोर हो रही है, वे बहुत घबराए हुए हैं। मैं यह कह रहा हूं कि यूपी देखे आए तो यूपी देखे ही जाएंगे बाहर, अखिलेश यादव ने कहा है। जो सीबीआई की तरफ से कागज आया था उसका जवाब मैंने दे दिया है। तो कोई पहली बार थोड़ी वो चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा पहली बार चुनाव थोड़ी, इसीलिए ये हमारे अल्पसंख्यक इकबाल कादरी साहब और जितने भी हमारे सहयोगी साथी यहाँ बैठे हैं, जमीन पर कैसे बूथ स्तर पर लोगों को जोड़ा जाए, पीडीए के लोगों को संगठित किया जाए, पीडीए के लोगों को और जोड़ा जाए, परिवार को बढ़ाया जाए, उसका काम लगातार करते रहेंगे। सब बागी विधायक आज अयोध्या जा रहे हैं। विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, जिस सरकार ने ये दावा किया हो कि वो रिकॉर्ड बनाएंगे, 60 लाख बच्चों का परीक्षा करा करके उन्हें नौकरी देने का काम करेंगे। पुलिस भर्ती का बड़ा बड़ा दावा किया गया कि सबसे ज्यादा नौकरी दे रहे हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम है, सबसे ज्यादा सेफ होगा ये एग्जाम। बताओ, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया और ये सरकार ने जानबूझ करके इसलिए कराया है, उनकी नीयत नहीं नौकरी देने की। नौकरी देनी होगी तो आरक्षण देना पड़ेगा, और आरक्षण मिलेगा तो पीडीए के परिवारों में भी खुशहाली आएगी। केवल पुलिस भर्ती का केवल निकालना और जानबूझ करके सरकार ने ये पेपर लीक कराया जिससे उन्हें नौकरी न देनी पड़े। इससे पहले भी जो अग्निवीर व्यवस्था है वो इसलिए लाई गई है क्योंकि बीजेपी के लोग ये जानते हैं, फौज में जो भर्ती हो जाता है नौजवान, उसके घर परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है। जो फौज में भर्ती होता है वो गांव का नौजवान है, एक किसान का बेटा है। जब फौज में भर्ती होता है तो उसके न केवल परिवार का बल्कि परिवार जिस परिवार से जुड़ता है उस परिवार की भी आर्थिक स्थिति बेहतर करता है। इसको जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने कि गांव गरीब के लोग, पीडीए के लोग खुशहाल न हो जाए, इसलिए ये अग्निवीर जैसी व्यवस्था लाने का काम किया। मामलों में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इस सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर है। इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से शीर्ष अदालत में एक कैवियट याचिका भी दाखिल कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तरखाने की पूजा जारी रखने का आदेश दिया था। इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से शीर्ष अदालत में एक कैवियट याचिका भी दाखिल कर दी गई है। कैवियट दाखिल होने पर सुप्रीम कोर्ट बिना हिंदू पक्ष को सुने कोई भी आदेश नहीं देगा, यानी एक पक्षीय आदेश नहीं जारी करेगा। हाईकोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा अर्चना करने के बनारस कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कैवियट आवेदन दाखिल किया था। कैवियट आवेदन वह व्यवस्था जो अदालत को एक पक्षीय आदेश नहीं देने की गुजारिश करता है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा जारी रखने का आदेश दिया था। फिलहाल ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें लगी है। अब देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अदालत क्या फैसला सुनाती है। सबसे राइस बिजनेस टाइकून और दुनिया के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी जल्द ही राधिका मर्चेंट से शादी करने वाले हैं। दोनों की शादी की प्री वेडिंग सेरेमनी 1 से लेकर 3 मार्च तक गुजरात के जमनगर में हो रही है। प्री वेडिंग के फंक्शन में शादी में बिल गेट्स, मार्क जगरबर्ग जैसी कई इंटरनेशनल हस्तियों समेत बॉलीवुड सेलेब्स का भी जमावड़ा लगने वाला है। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अनंत राधिका की आलीशान शादी में
सबसे ज्यादा खर्च होने वाला है। वही अनंत राधिका इस शादी के बाद इतिहास रच देंगे। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकेश अंबानी अपने छोटे बेटे अनंत की शादी में पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। इसमें करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने वाले हैं। यानी अनंत अंबानी की शादी परिवार के साथ देश की भी सबसे महंगी शादी हो जाएगी। देश में सबसे महंगी शादियों की बात करें तो उसमें ईशा अंबानी की शादी टॉप पर है। मुकेश अंबानी ने अपनी लाडली की शादी में दिल खोलकर 700 करोड़ खर्च किए हैं। इसके बाद सुब्रत राय की शादी दूसरी सबसे महंगी शादी है। ईशा अंबानी ने शादी में 90 करोड़ रुपए का लहंगा पहनकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जबकि बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोणे और अनुष्का शर्मा की शादी का कुल बजट ही 90 से लेकर 95 करोड़ रुपया था। सियासत.com की रिपोर्ट के मुताबिक अनंत राधिका की आलीशान शादी में 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने वाले हैं।